आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं अंसारी। आज मैं वक्फ बोर्ड कार्यालय पे आया हूं। आप देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड कार्यालय के बाहर एक शख्स बैठे हैं, उपोषण पे बैठे हैं। और जैसा बैनर पे हमने पढ़ा है, देखा है और दर्शक भी देख रहे हैं कि सिटी चौक में एक प्रॉपर्टी का मसला है और एक किराए के ऊपर एक तनाज़ा है। और ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं कि कुछ गोपनीय तरीके से नाजायज़ कब्जे होने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समाचार मिल रहे हैं। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं इनकी ज़बानी कि इनका कहना क्या है और उस प्रॉपर्टी को लेकर पूरा प्रकरण क्या है, पूरी जानकारी क्या है। सर, इसके बारे में हमारे चैनल में आपका स्वागत है और इसके बारे में पूरी विस्तार से आप जरा जानकारी दें। सिटी चौक औरंगाबाद शाह बेरी दरगाह की डायरेक्ट सामने सुराना वास्टलैंड बोल के दुकान है जो 1200 स्क्वायर फीट पे है और 3 मंजिला बिल्डिंग है। 2014 से 2015 एक साल के लिए प्रेमचंद सुराना ने लिया था किराए पे, जो 12,700 रुपये देते थे। वो उनका भाड़ा, उनका करारनामा ख़त्म होने के बाद, वो करारनामा 11 महीने के बाद रिन्यूअल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और वक्त के अधिकारियों ने भी उसको देखा नहीं, अनजान माने की क्या की वो अल्लाह को मालूम। अभी हमको मालूम पड़ा लास्ट ईयर कि ये प्रॉपर्टी 12,700 रुपये ये दी जा रही, जबकि वो प्रॉपर्टी का किराया ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी तहक़ीक़ात करके फिर मैंने एप्लीकेशन किया 2 महीने पहले कि ये प्रॉपर्टी मैं 2,20,000 रुपये पर महीना देने के लिए तैयार हूँ। एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ के वक़्फ़ के अधिकारी को आके पूछा, डिस्ट्रिक्ट वक़्फ़ अधिकारी नहीं, बोला हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आया। उसके बाद फिर मैं सीओ साहब को जाके मिला, उन्होंने मेरे से पेपर कलेक्ट किया, लेकिन उन्होंने भी कार्रवाई करने का 8 दिन का आश्वासन दिया, नहीं कार्रवाई हुई। फिर 8 दिन के बाद फिर डबल जाके सीओ साहब को मिला और कुछ पेपर उनके पास जाके दिया। उन्होंने बोला ये पेपर मेरे पास है कि मैं डायरेक्ट उसको इंटरेस्ट लेके काम करता हूँ, नहीं किए। फिर 20 दिन पहले मैंने अमरण उपोषण की नोटिस दी। सर देखिए, मैंने अगर आप काम नहीं करी तो मैं अमरण उपोषण बढ़ जाऊँ। नहीं, अब आपका हम काम इंशाल्लाह हम डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी है आपको जो अच्छा लग रहा, जो किराया मेरे से भी ज़्यादा कोई दे सकता है, आप उसको प्रॉपर्टी दे दो। तो उन्होंने कुछ मेरे एप्लीकेशन के ऊपर, मेरी अर्ज के ऊपर कोई उन्होंने एक्शन नहीं ली। मेरे को ऐसा लगा कि ये अब इनको वक्फ मंडल ये बताते कि नुकसान में है, और जबकि मैं खुद होके उनके पास जा रहा कि जो आप 12,700 रुपये लेते, मैं 2,20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी मेरे अर्ज के ऊपर आपका कोई एक्शन नहीं होता है। इस बात से मैं अमरण उपोषण के लिए बैठा और वक्फ मंडल को फ़ायदे में लाने का काम करने के लिए नियत से यहाँ बैठा हूँ। और मेरे से भी ज़्यादा अगर कोई देता है तो उसको दिए तो भी कोई हरकत नहीं। सर, जैसा आप बैठे हैं और ये औरंगाबाद शहर की एक सिटी की एक प्रॉपर्टी है, जो भी प्रकरण है, और हम देखते हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर कई संगठनाएं हैं, कई नेतागण लोग हैं जो वक्फ के बारे में बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, जस्तजू कर रहे हैं कि उसके ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं। क्या आपके बैठने के बाद ऐसे लोगों का कोई समर्थन, कोई फ़ोन पे बातचीत कि हम आपके साथ हैं और हम आपको ताकत देने का काम करेंगे, आपको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, ऐसी कुछ बातचीत हुई है सर आपसे? नहीं, ऐसे वैसे तो संगठन के लोग, NGOs के लोगों ने आके मेरे को समर्थन की बात की। अगर नहीं होता तो अच्छे तरीके से और आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों, संगठन ने मेरे को सपोर्ट किया है, व्यक्तिगत लोगों भी आके मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मेरी जो मेरा बैनर देख के, मेरे जो मांगनियाँ हैं उनको देख के उनको बोले कि आपकी मांगनी बहुत सही रास्त है, और अभी तक ये लोगों ने क्या एक्शन लिया। तो मैंने उन्हें सिर्फ एक पत्रक ला के दे रहे कि 15 दिन के बाद हम 15 दिन में एक्शन लेंगे। तो मेरे को ये चीज़ माननी नहीं है। मैं अभी कंटिन्यू, जब तक मेरी मांगनी पूरी नहीं होती, जब तक मैं बेमुद्दत अमरण उपोषण में बैठा हूँ। सर, हम हमारे ज़िले के खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब इसके बारे में बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत जस्तजू कर रहे हैं और काफ़ी मामला उनको कामयाबी हासिल हुई है, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, वैसा तो मैं, इम्तियाज़ साहब तो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी तो आवाज़ उन तक पहुँच चुकी है। मेरे को ये हिसाब से ये बोलना है कि भाई मैं हार्ट ऑफ जो सिटी है वहाँ अभी तक 2015 से लेकर अभी तक वक्फ बोर्ड के अधिकारी क्या कर रहे, और अब एक साल से तो सीओ साहब है, उन्होंने भी क्या एक्शन लिया इसके ऊपर कि भाई वक्फ को फ़ायदे में लाना चाह रहे कि नुकसान में करना चाह रहे। और मैं तो आपको आने के आपको इशारा भी कर रहा हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है मैं 2,20,000 रुपये लेने को तैयार, उसके ऊपर भी एक्शन नहीं हो रही, तो क्या चल रहा है। मैं इम्तियाज़ जलील साहब से ये करूँगा कि मेरे जो एप्लीकेशन मैंने दिया इसके ऊपर, और वक्त अधिकारी क्या काम करे क्या नहीं करे, उन्हें उसका शानिशा करना चाहिए इम्तियाज़ जलील साहब ने। चलिए, मेरे साथ मौजूद है रिटायर ACP रियाज देशमुख साहब, और अपने सर्विस के बाद उनका एक ही मकसद रहा कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनात महाराष्ट्र में, खासकर मराठवाड़े में फैली हुई है, उसका बचाव किस तरह से हो, हम कानूनी लड़ाई किस तरह से लड़ें, एक जागरूकता के लिए एक काम कर रहे हैं।
और बहुत कम अधिकारी इसे देखने में आते हैं जो रिटायरमेंट के बाद इस तरह समाज सेवक में आते हैं। वरना हम देखते हैं कि जो अधिकारी रिटायर होते हैं तो बस 5 स्टार ज़िंदगी गुजारते हैं और दुनिया से कट जाते हैं, समाज से कट जाते हैं। लेकिन इस तरह के अधिकारी हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। सर, आपके खासकर हम इस कार्य को हमको सलाम करते हैं। और जैसा आपने इनकी बातों को विस्तार से सुना है और जैसा इनकी मांगनी रही, इसके ऊपर आप एक कानूनी अंदाज से, क्योंकि आप कानून के साथ रह चुके हैं और कानूनी मालूमात आपको काफ़ी है, तो कानून के दायरे में रहते हुए हम किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, किस तरह से इंसाफ पा सकते हैं, इसके अलावा आपका संदेश क्या है? देखिए, उसमें ऐसा है कि इन्होंने अपने जो कानूनी मुद्दे की जो बात की है, तो उसके हिसाब से होना तो ये चाहिए था कि 2015 के बाद वक्फ बोर्ड ने उसने अपना रिन्यूअल करा के लेना चाहिए था उससे, जिसको उन्होंने किराए से दिया था उससे, और उसको फिर और 11 महीने के लिए दे सकते थे वो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो अब उसके अंदर होना तो ये चाहिए था, अगर वो रिन्यूअल नया एग्रीमेंट नहीं कर रहा अगर, तो वो जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड ने अपने ताबे में ले लेना चाहिए था। उसके लिए कुछ तो भी नोटिस देना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है मेरी जानकारी के मुताबिक। तो फिर अगर समझो, और दूसरी बात ये है कि फिर उन्होंने उससे किराया वसूल नहीं करना चाहिए था। 2015 के बाद एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, किराया नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये 2020 तक के किराया लेते रहे उससे। कौन सा क्या हिसाब से किराया लिए उन्होंने? कानून ये बोलता है भाई कि जो 2014 के जो नियम है उसके मुताबिक ये है कि वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको भाड़े से देना है तो बाज़ार भाव या बाज़ार भाव से ज़्यादा जो आपको देगा उससे आपने एग्रीमेंट करके वो उसको लीज पर देना चाहिए। चाहे वो वक्फ प्रॉपर्टी डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के रास्त नियंत्रण में हो या फिर वो किसी संस्था के नियंत्रण में हो, तो उनको वो उस बाज़ार भाव से कम में नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही गणित दिख रहा। यहाँ पर ये जो है तो 2,20,000 रुपये देने को तैयार है उसके, लेकिन ये उसको पता नहीं इनके कौन से अर्थ तज्ञ इनके ऑफिसर बैठे हुए हैं जो 12,750 रुपये भाड़ा बगैर एग्रीमेंट के वसूल कर रहे हैं 2015 से आज तक के। होना तो ये चाहिए था कि 2015 में अगर वो खाली नहीं करता तो वो हो गया फिर इनक्रोचर, अतिक्रमण करता हो गया। वो अतिक्रमण करने बोले तो किसी प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण करने बोले तो कानून के अंदर एक आईपीसी में एक धारा है 447 कॉग्निजेबल ऑफेंस है। 447 के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था और उससे वो अपने ताबे में लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। क्यों? जब हम एक अगर सोचेंगे आप बात इसके निकालेंगे अगर, तो इसमें यह दिख रहा कि 2014 में जो 12,750 रुपये गवर्नमेंट का भाड़ा था, हाँ, जो बाज़ार भाव था गवर्नमेंट के वैल्यूएशन के हिसाब से, हर साल तो भाव बढ़ते ही जा रहे ज़मीनात के भाव। आज तो उसका कम से कम तो भी 1-1.5 लाख रुपए इसका किराया होना चाहिए मिनिमम, मुझे लगता है ऐसा। 4 मंजिला इमारत है, 360 स्क्वायर फुट पर बनी हुई है वो, लेकिन ये 12,750 रुपये आज तक की वसूल करते रह रहे हैं। शायद ऐसा भी होगा कि ये उसको सपोर्ट करने के लिए कि तू भाई इसमें चलन दे, तेरा काम 12,750 तेरा काम हो रहा है ना, तू दे भरते जा, हम कमरा के हम लेते बैठते हैं यहाँ पर। तो यहाँ के जो वक्फ की जो किराया वसूल करने वाले अधिकारी का इसमें झोल है कुछ तो भी, या फिर सीईओ साहब खुद इन्वॉल्व है। जो भी सीईओ होगा 2005 से आज तक का, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर उसके अंदर के कोई कर्मचारी या अधिकारी सीईओ को बिल्कुल इसमें अंधेरे में रख के काम दिखा रहे, ऐसा मुझे लगता है। एज मेरा जो ये है क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो अनुभव है उसके मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के अधिकारी इनको सहाय्य कर रहे, मतलब अबेटमेंट कर रहे। तो ऐसे सहाय्य करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी 447 के साथ में अगर ये 109 का कलम ला के उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। ये तो कॉग्निजेबल गुनाह हो गया। लेकिन अभी आज हमको मैंने एक माहिती के अधिकार से, और हमको जो अधिकार प्राप्त है उसके पैसे भर के यहाँ से माहिती लिया हूँ, तो मालूम ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर ने कल एक रिपोर्ट पेश किया इनके बैठने के बाद, जाकर के वहाँ पर उसका जब जाके उसने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया वगैरह, उसने रिपोर्ट दिया, तो मालूम ये हुआ कि कोई अब्दुल अजीज़ नाम का और कोई अब्दुल रज़्ज़ाक नाम का व्यक्ति है, उन्होंने उस पर गैर कानूनी कब्जा करके बैठा हुआ है। जबकि वो तो किसी मारवाड़ी को, गैर मुस्लिम मारवाड़ी को दी गई थी वो जो प्रॉपर्टी, वो किराए से। वो मारवाड़ी कहाँ गए तो मालूम तो ये पड़ा कि जिसको किराए से दी गई थी वो मर गया,
2019 में 18 में कभी मर गया वो बेचारा। वो उसने भी समझो रिन्यू नहीं करा था। लेकिन अब इनके पास में इन्होंने कब्जा कैसा करा, शटर उठा के घुस गया उसके अंदर, या उसके वारिसों ने उसके ताबे में दिया। अगर उसके वारिसों ने दिया होंगे इसके ताबे में, तो फिर तो ये जो उसके जो वारिस है उन्होंने मतलब गवर्नमेंट के साथ में धोखाधड़ी की है। 420, 400 जो विश्वास के साथ उनको एक प्रॉपर्टी दी गई थी उसमें विश्वासघात किया है उन्होंने। 409, 406 और यहाँ के जो अधिकारी उसको सपोर्ट कर रहे 109, इस कलम के मुताबिक उनके खिलाफ में FIR रजिस्टर होना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि अभी मंडे को अपने वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान यहाँ पर जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है उनसे मिले थे और उन्होंने अपने फौजदारी गुने दाखिल करने की अपील की थी। तो उन्होंने भी उनको रिस्पांस देते हुए महाराष्ट्र के DGP को मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को एक आदेश दिया है होम मिनिस्टर ने कि वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके खिलाफ में फौजदारी कार्रवाई की जाए। अब ये कल से यहाँ बैठे हुए है, मतलब कल से बोले तो बुध से बैठे हुए है, मंडे को ऑर्डर दे चुके हैं, कल से ये बैठे। तो अभी तक CO साहब का पता ही नहीं, CO साहब तो ऑफिस में ही नहीं है कल से आए ख्याल में, और ना कोई ऑफिसर इनको आके मिल रहा, कोई बोलने को भी तैयार नहीं कुछ वो। अभी एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर जो है अभी जो मेंबरान जो इसके अंदर आए हुए हैं अभी वक्फ बोर्ड के अंदर, ये पहली बार ऐसा हुआ कि 1995 के बाद से पहली मर्तबा यहाँ पर फुल फ्लेज वक्फ मेंबर आए हुए हैं। माशाल्लाह हमारे यहाँ के जो इम्तियाज़ जलील साहब है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सभी जितने मेंबर आए सभी अब अच्छी आवाज़ उठा रहे, कोशिश कर रहे। अभी पीछे तो उन्होंने वक्फ की ज़मीन अपने कब्जे में ली है खुद जाकर के बोर्ड मेंबरान ने। तो अभी हमारी तो उनसे भी इल्तिजा है कि वो यहाँ पर आएँ, ये बात को समझें, और वो जो जिसने भी वहाँ पर कब्जा करके बैठा है कौन है पर वो उसके ताबे में से ये जगह को लेना चाहिए। अब इनकी जो डिमांड है, इनकी रास्ते डिमांड है, एक तो आप ज़मीन आपके ताबे में ले लो वो प्रॉपर्टी, वो उसके अलावा अगर ताबे में ले लेते ही उठ जाते ही है, या फिर उनके खिलाफ गुना रजिस्टर करो, FIR की कापी ला के दिखाओ इनको, ये उठ जाएंगे। या फिर इनको किराए से दे दो, वो 2,20,000 से मांग रही है, 17 पट ज़्यादा से देने को तैयार रही है, तो इनको दे दो, ये उठ जाएंगे। या फिर इनसे ज़्यादा कोई देने को तैयार अगर है, 2,20,000 से ज़्यादा 21 में दो, कितने में भी दो, उसको दो, वो उसको दिए तो भी उनको एतराज़ नहीं कुछ। मेन बहुत रास्ते डिमांड है उनकी, लेकिन वहाँ सुनने देने को कोई तैयार नहीं। सर हमने देखा है कि इससे पहले BJP गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक GR भी निकाला था और अच्छी कोशिशें की थी, और आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है। सर दोनों के कामकाज में एक फ़र्क है, हम BJP को बुरा भला बोलते हैं कि यहाँ तक कि स्टेट से गालियाँ देते हैं, लेकिन वही BJP ने वक्फ बोर्ड के लिए एक सर्वे का आदेश दिया था, GR निकाला था। आज आघाड़ी सरकार के अंदर कोई ऐसी बड़ी हलचल दिखाई नहीं दी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए वो BJP गवर्नमेंट ने जो 2016 में शायद वो निकाला था, एक GR निकाला था उन्होंने, उसमें ये था कि भाई अपना पूरे महाराष्ट्र की जितनी भी औकाफ की प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो अपने मस्जिद की हो, दरगाह की हो, कब्रस्तान की हो, खानका की हो, चाहे वो हनफी मसलक वालों की सुन्नी की हो क्या शिया की हो, ऐसी पूरा सर्वे किया जाए, ऐसा उन्होंने गवर्नमेंट ने करा था। उसमें एक उन्होंने एक कमिश्नर भी उसके अंदर अपॉइंट किया था, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो एडिशनल कलेक्टर है उसको एक असिस्ट करने के लिए उनको भी अपॉइंट किया था। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर बोल के अपॉइंट किया था उनको। और उन्होंने क्या करा था कि इकट्ठे इतने पूरे महाराष्ट्र का पॉसिबल नहीं होता, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट बोल के उन्होंने एक परभनी और पूना में एक शुरू किया था। और उसके लिए उन्होंने उसको जो उसके अखराजात पूरे करने के लिए कम से कम 1 करोड़ के ऊपर उन्होंने फंड भी दिया था उसके लिए, और वो हिसाब से काम शुरू भी किया गया था उस वक्त उसका। मेरी जानकारी के मुताबिक हाल ही अकेले पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर 30,000 एकड़ ज़मीन निकली वक्फ की, और परभनी के अंदर भी कम से कम 10,000 एकड़ ज़मीन निकली है ऐसी जो वक्फ की ज़मीनात है, ये जो मैं गिनाया ना मस्जिद दरगाह वगैरह की, उनकी ज़मीनात निकली है वो। अगर इस तरह से पूरे महाराष्ट्र का अगर सर्वे समझो सही किया जाए अगर, तो मैं तो बोलता लाखों एकड़ ज़मीन निकलेंगी जो औकाफ की है, और उस औकाफ का जो फ़ायदा अगर समझो उसका अगर सही ढंग से अगर ये वक्फ बोर्ड और वक्फ के जो यहाँ के ऑफिसर सही ढंग से काम करते अगर, तो कोई मुसलमान भीख मांगता दिखाई नहीं देगा आपको यहाँ पर। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है और इतनी महंगी प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पर समझो करोड़ों रुपए आपको किराया मिल सकता है इसके अंदर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई की जाती नहीं है। अभी समझो BJP गवर्नमेंट ने समझो इस तरह से किया था कि भाई अपना उन्होंने किया था, पहले प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी उसकी रिपोर्ट तो अभी तक शाये नहीं हुई है, अनऑफिशियल मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ऐसा मेरे जानकारी के मुताबिक मुझे इतनी मालूमात मिली है। तो हमारी तो दरख्वास्त ये है कि जो अभी दावा करने वाली जो गवर्नमेंट है
अपनी जो बहुत मुसलमानों के लिए हमदर्द है, तो हमारी इनसे दरख्वास्त है कि वो भी इसको आगे बढ़ाएं, इस काम को, यहाँ पर खामोश ना बैठें। और हमारी जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान से भी हमारी दरख्वास्त है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग, इस बात को आगे उठाए। उसके अंदर आमदार है, खासदार है, अब माशाल्लाह भी 10-12 यहाँ पर आमदार मुसलमान भी है, खासदार भी मुसलमान है, तो उन्होंने इसमें आगे बढ़ कर के गवर्नमेंट पे दबाव लाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट पे भी दबाव लाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी दबाव लाना चाहिए कि भाई आप ये सर्वे का जो काम जो बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू की थी 2016 में, उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। सर, हम देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में और खासकर मराठवाड़े के अंदर कई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जैसा कि शासन का आदेश था कि भाई शासन प्रशासन का नाम लगे, लेकिन बहुत से मुतवल्लियों का नाम है कि ख़ानदानी विरासत में जो लगाया जा रहा है, अजीब तरह की गड़बड़ी चल रही है। इसके ऊपर कानूनी पहलू से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताया ना, सर्वे का जो बताया था गवर्नमेंट ने निकाला था, उसके पहले एक ऑर्डर निकाला था स्टेट गवर्नमेंट ने, 2016 में निकाला था ऑर्डर वो, कि जितनी भी औकाफ की प्रॉपर्टी है, चाहे मस्जिद की हो, दरगाह की हो, खानका की हो, या फिर अपना जो खिदमत माश वगैरह जो रहता है ना, तो ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये इसको वक्फ में उसको माना जाए उसको। और जितने की जो भी 7/12 हो या जो नमूना 8 वगैरह हो, मालमत्ता कार्ड जो रहते, ऐसे जहाँ जहाँ भी ऐसे वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर जिसके पर्सनल नाम लगे हुए हैं किसी फ़र्द के, वो नाम निकाल करके उस वक्फ का नाम उसमें लिखा जाए। भोगवटदार भी वही रहेगा, उसका सब मालमत्ता धारक भी वही रहेगा, मालिक भी वही रहेगा, वो संस्था जो वक्फ की संस्था है वो, उसमें किसी का भी फ़र्द का नाम उसमें नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती से 2016 से आज तक के पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई भी कलेक्टर, कोई भी एसडीओ, कोई भी तहसीलदार, कोई नायब तहसीलदार, कोई तुम्हारा जो तो तलाठी इस तरह से काम करने को तैयार नहीं है। ये सरासर गवर्नमेंट के जो ऑर्डर की उल्लंघन है, ये उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाना चाहिए ना। जो मिनिस्टर है वक्फ के, माशाल्लाह अपने जो नवाब मलिक साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बात को उठाना चाहिए। वो वक्फ के मिनिस्टर भी है, वो उन्होंने तो इसका हवाला देते हुए बोलना चाहिए ताबड़तोड़ अभी मुझे 1 महीने के अंदर बिल्कुल सब की जितने भी चेंज है पूरे महाराष्ट्र के, पूरे है कितने 30-40 हज़ार समझो, 50 हज़ार समझो पूरे वक्फ के इंस्टीट्यूट होंगे। वो भी हर जिले में अगर देखा है तो 1000-2000 के आसपास में हो जाएंगे। वो 1 महीने के अंदर सबके सब पूरे जो 7/12 के अंदर वक्फ इंस्टीट्यूट का नाम आ सकता है। तो हमारी दरख्वास्त है खासदार साहब से भी और आमदार साहब से भी, वो भी आवाज़ को उठाए। इस तरह से आपने देखा है कि जो साहब अपोजिशन पे बैठे हैं, उनकी मांगों को भी सुना है, उनकी बातों को भी सुना है, और किस तरह से एक फ्रॉड सामने आया है वो भी आपके सामने आ चुका है। और जो मेरे बाजू बैठे हैं काबिल एहतराम शख्सियत हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से ACP रिटायर हैं और आज वक्फ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम तमाम महाराष्ट्र के और मराठवाड़े के ऐसे तमाम लोग, संगठन लोग जो चाहते हैं कि वक्फ की ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और वो ज़मीनात गरीब मुसलमानों को काम आ सके। तो ये एक उदाहरण आपके सामने है। एक अधिकारी रिटायर होने के बाद एक कौम के जज्बे के साथ अपने आप को कौम के हवाले कर देता है और उनके लिए संघर्ष करता है। तो हमारे पास ऐसे रिटायर्ड कई लोग हैं जिनको मालिक ने नवाजा है, महलों में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं। तो साहब थोड़ा रोड पे आइए, आप एक ताकत बन के काम कीजिए। ये रोना कब तक रोते रहेंगे? हुकूमत नहीं कर रही है, मिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, आमदार नहीं कर रहे हैं, खासदार नहीं कर रहे हैं, CO नहीं कर रहे हैं। अरे साहब, सबसे पहले ये बोलिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास लोकशाही है, हमारे पास जमहूरियत है। इसी तरह से हम तमाम महाराष्ट्र में और तमाम देश के इस्लामी संगठन, जिसमें नंबर 1 जमात इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात, अहले सुन्नत जमात, जमीयत उलमा हिंद और अहले हदीस, इनके जिम्मेदारों से भी कहना चाहते हैं, साहब आपकी इतनी बड़ी ताकत है कि पूरे देश में आप 25 करोड़ मुसलमानों का अहाता करते हैं। लोग आपको मानते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आपकी बात पे लब्बैक कहते हैं। आखिर क्या वजह है कि गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों की ज़मीन के लिए आप रोड पे नहीं आते, जबकि हमारे पास जमहूरियत है और हमें उसका अधिकार मिला हुआ है? क्या हम इज्तिमा लेते रहेंगे? क्या इज्तिमा में हम लाखों लोग जमा करते रहेंगे? क्या आज हम यहाँ मुझसे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको झिझोड़ना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि आइए, हज़ारों की शक्ल में आइए, पुरअमन तरीके से आइए, लोकशाही माध्यम से आइए। जब भी हमारी आवाज़ सुनी जाएंगी, जब भी हज़ारों और लाखों एकड़ ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। इस तरह से हम तमाम जो लीडरशिप है उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए, आप राजनीति कीजिए, सियासत कीजिए, सारी बात अच्छी है, लेकिन एक बात जहन में बिठा लीजिए कि वक्फ की ज़मीनात खालिसन मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है। सिर्फ आपको दिलाना है, आपको संघर्ष करना है। अगर आप थोड़ा भी तो ईमानदारी से काम करते हैं तो इसका अजर आपको दुनिया भी मिलेगा, आखिरत भी मिलेगा, क्योंकि आप ओहदे पे हैं। ये तो चौक का एक उदाहरण है।
जो मुंह से कह रहे हैं कि मैं 2 लाख पिज्जा देना चाहता हूं, और वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास आमदनी नहीं है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास सरमाया नहीं है, कर्मचारी नहीं, अधिकारी नहीं है। अरे साहब, जब इस तरह के प्रकरण चलते रहेंगे तो कहां से आपकी आमदनी बढ़ेगी? क्यों नहीं आप घाटे में जाएंगे? तो थोड़ा जागिए, आप सोने का ढोंग नाटक मत कीजिए, जागिए, क्योंकि एक पुरावा, एक सबूत हमारे सामने है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कड़वी सच्चाई आने के बाद थोड़ा तो आप जमीर को जिंदा रखो, थोड़ा तो आगे आओ। उम्मीद करते हैं कि ये वायरल होने के बाद, ये संदेश वायरल होने के बाद आप आगे आएंगे और अमली तौर से कुछ करने का प्रयास करें।